Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching your own channel Honest Tutorial. Friends, in today's video we are going to discuss about the services which are provided by the bank. In our last video we have already discussed about the meaning and functions of the bank, and in another video we have already discussed about the types of the account. Now today we will discuss about the what are the services which are provided by the bank. The main function of bank is to invest money, प्रोवाइड लोन एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। फंक्शन जो है बैंक के वो क्या है, एक तो इन्वेस्ट करना मनी को, दूसरा लोन देना और तीसरा पब्लिक के पास से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। इन एडिशन टू दिस द बैंक हैज सम मोर फंक्शंस लाइक looking after financial transactions of the customer, issue the letter of the credit, issue the traveler's check, issue drafts, RTGS, NEFT, bank overdraft, loan, credit card, debit card, and work related to core banking. तो बैंक जो मनी एक्सेप्ट करना, फिर डिपॉजिट लोन देना, फिर इन्वेस्टमेंट करना, उसके अलावा दूसरे फंक्शंस भी करती है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का जो ध्यान रखती है, ये सब हमने सब्सिडरी फंक्शंस के अंदर हमने ऑलरेडी देख लिया है कि ट्रैवलर्स चेक इश्यू करती है, फिर डिमांड ड्राफ्ट इश्यू करती है, फिर क्रैश क्रेडिट देती है। ये सारे हमने सब्सिडरी फंक्शंस के अंदर हम लोग देख लिया है। अब हम लोग एक एक को हम लोग यहाँ पे डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं क्या है। फर्स्ट है टू इश्यू ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मीन्स ए चेक रिटन बाय ए बैंक एड्रेसिंग अनदर ब्रांच। द नेम ऑफ द पर्सन इज मेंशन्ड इन द ड्राफ्ट एंड ऑर्डर इज इश्यूड टू पे द अमाउंट टू दैट पर्सन। ड्राफ्ट क्या होता है? एक रिटर्न चेक होता है, यानी किसी एक व्यक्ति के नाम के ऊपर बैंक एक लिख के देती है। जनरली हमारे पास जो अकाउंट खोलते हैं, हमारे पास जो होता है वो चेक होता है, वो हम लिख के देते हैं। लेकिन ड्राफ्ट जो होता है वो कौन लिख के देता है? बैंक लिख के देगी। तो बैंक कब लिख के देगी? जब हम अगर किसी व्यक्ति को अगर देना चाहते हैं, ड्राफ्ट देना चाहते हैं, तो हम पहले हमारी बैंक में जाएंगे, हम वहाँ पे उसको कैश डिपॉजिट करेंगे। जो अमाउंट हम किसी व्यक्ति को देना चाहते हैं वो कैश डिपॉजिट हम हमारे बैंक अकाउंट में करेंगे। बैंक अकाउंट के जब ये डिपॉजिट करेंगे तो एक स्लिप आएगी डिमांड ड्राफ्ट की, उसमें हम लोग लिखेंगे कि किसके फेवर में हमें ये पैसा भेजना है। तो बैंक उसमें हम लोग स्लिप के अंदर लिखेंगे किसके फेवर में, तो उसका नाम लिखेंगे, बराबर है। तो और क्या अमाउंट हमें उसको देनी है वो अमाउंट हम उसके अंदर लिखेंगे, और बैंक उसके ऊपर हमसे कुछ कमीशन भी चार्ज लेगी। सपोज कि मुझे किसी व्यक्ति को अगर 50,000 भेजना है तो मैं बैंक को 50,000 प्लस बैंक का चार्ज मैं दूंगा, और वो जो स्लिप होगी डिमांड ड्राफ्ट की उसके ऊपर मैं लिख के दूंगा उसका नाम, जिसको मुझे ये डिमांड ड्राफ्ट देना है। तो बैंक क्या करेगी? वो पैसा कमीशन के साथ मुझसे ले लेगी और उसके अगेंस्ट में मुझे डिमांड ड्राफ्ट देगी। किसके नाम का देगी? डिमांड ड्राफ्ट लिख के देगी जो व्यक्ति के नाम पे मुझे देना है, उसके नाम का वो डिमांड ड्राफ्ट देगी। और ये सपोज कि मैंने कोटक महिंद्रा बैंक से लिया या HDFC बैंक से लिया है, तो कोटक महिंद्रा बैंक से अगर लिया है तो कोटक महिंद्रा बैंक की दूसरी कोई भी ब्रांच से जिसका नाम मैंने लिखवाया था डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर, वो व्यक्ति कोटक महिंद्रा बैंक की कोई भी ब्रांच पे जाके वो मनी को विड्रॉ कर सकता है, या फिर उसका जिस बैंक के अंदर अकाउंट है वो उस बैंक के अंदर वो डिमांड ड्राफ्ट को डिपॉजिट करवा सकता है। द बैंक ट्रांसफर्स द अमाउंट एज द इश्यूइंग अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। अब ये जवाबदारी किसकी हो गई? अब ये बैंक की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने तो बैंक को पैसा दे दिया है, तो मैं तो यहाँ पे छूट गया। अब बैंक को वो पैसा मिल चुका है, तो अब ये बैंक गारंटी दे रही कि हाँ ये पैसा तुमको मिल जाएगा। तो ये क्या है? एक तो ट्रस्ट भी बैठेगा, जिसको अगर ड्राफ्ट देंगे तो उसको ट्रस्ट भी मिलेगा कि हाँ भाई ये पैसा मुझे सिक्योर है कि ये मुझे मिलने ही वाला है, क्योंकि अब बैंक ने ये दिया है। इश्यू किसने किया? बैंक ने किया है, तो वो बैंक के पास जाके वो पैसा मांगने वाला है। When a person wants to send money to another person, he goes to the bank, pays money and the commission to paid to the bank for issuing the draft and request the bank to issue the draft. जिसको वो क्या करेगा? किसी अगर व्यक्ति को भेजना है, जैसे मैंने अभी बताया, किसी व्यक्ति को अगर पैसा भेजना चाहता है तो वो अपनी बैंक में जाएगा, बैंक में डिपॉजिट कराएगा, साथ में कमीशन देगा और बोलेगा कि ये व्यक्ति के नाम का मुझे ड्राफ्ट निकालना है, तो वो बैंक जो है उसको उस व्यक्ति के नाम का ड्राफ्ट निकाल के देगी। द सेंडर रिक्वेस्ट द बैंक टू इश्यू द ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ द रिसीवर। जो सेंडर यानी कि जिसको भेजना है वो एक क्या करेगा? रिक्वेस्ट देगा बैंक को, उसका एक फॉर्म आएगा डिमांड ड्राफ्ट का, वो फॉर्म के जरिए उसके अंदर लिख के देगा
द बैंक ऑर्डर्स इट्स ब्रांच और इट्स एसोसिएट बैंक लोकेटेड इन द एरिया ऑफ द रिसीवर टू पे द अमाउंट। तो बैंक जो हो ऑर्डर जो है यानी जो डिमांड ड्राफ्ट है वो क्या होगा, अगर उसकी किसी और ब्रांच को बताएगा कि भाई ये इस व्यक्ति को, अगर सपोज कि मुझे जिसको पेमेंट करना है अगर वो मुंबई में रहता है तो मुझे उसमें मेंशन भी करना पड़ेगा। जो ऑर्डर जो दे रहा हूँ मैं, रिक्वेस्ट फॉर्म दे रहा हूँ, उसमें मुझे वो लिख के भी देना पड़ेगा कि ये मुंबई में ये रहता है और मुंबई में इसको विड्रॉ करना है। तो बैंक क्या करेगी, बैंक लिखेगी जिसको मुझे पैसा देना उसका नाम लिखेगी और साथ में वो सिटी का नाम भी लिखेंगे कि मुंबई की ब्रांच से आप ये विड्रॉ कर सकते हो। तो मुंबई में फिर कोई भी बैंक ब्रांच होगी उसकी, उस ब्रांच पे जाके वो इसको विड्रॉ कर सकता है। The draft can be deposited only in the account of the person whose name is written on it, as it is account payee only. Unlike check, such draft never bounces. जो ड्राफ्ट जो होता है वो जिसके फेवर में, जिसके नाम पे लिखा गया उसके बैंक अकाउंट के अंदर ही वो जमा हो सकता है, क्योंकि ये अकाउंट पे ही होता है, यानी ये अकाउंट में ही डिपॉजिट होगा। और ये जो कौन देता है, बैंक ने लिख के दिया ना अभी ये, तो बैंक ने लिख के दिया तो यहाँ पे ये चेक जो होता है, चेक कभी भी बाउंस हो सकता है लेकिन ड्राफ्ट बाउंस होने का चांस कभी भी नहीं होगा। हाँ, अगर उसका 3 महीने का पीरियड है, अगर 3 महीने के अंदर आपने अगर उसको डिपॉजिट नहीं किया, विड्रॉ नहीं करवाया, तो फिर आपको वो पैसा नहीं मिलने वाला है, फिर से आपको बैंक को रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बाउंस होने का कोई चांस नहीं है डिमांड ड्राफ्ट के अंदर। सेकंड है हमारा बैंकर्स चेक यानी पे ऑर्डर। सेम थिंग है, जो डिमांड ड्राफ्ट था उसी का ये दूसरा पार्ट है, ये है पे ऑर्डर। डिमांड ड्राफ्ट क्या होगा, यानी कि हमें जिसको पेमेंट देना है वो उसी सिटी में, जो जिस सिटी में मेरी ब्रांच है उस सिटी में अगर नहीं रहता और किसी और सिटी में रहता है तो ये हो जाएगा डिमांड ड्राफ्ट। लेकिन पे ऑर्डर में क्या हो जाएगा, पे ऑर्डर के अंदर अगर मुझे जिसको पैसा देना है वो सेम सिटी, जो मेरी ब्रांच जहाँ पे उसी सिटी में अगर रहता है तो यहाँ पे आ जाएगा पे ऑर्डर। Banker's check is a facility similar to bank draft. The check issued by the bank against the payment accepted by the bank is called pay order. Pay order can be encashed only in the same city. तो आपको समझ में आया होगा, अगर मुझे जो पार्टी को, अगर मैं गुजरात में रहता हूँ और मुझे महाराष्ट्र में किसी पार्टी को देना है तो मैं डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भेजूंगा। लेकिन मैं अगर गुजरात में, अगर अहमदाबाद में रहता हूँ और मुझे जिसको पैसा देना वो पार्टी भी अहमदाबाद में रहती है, बराबर है, तो फिर मुझे कौन सा देना पड़ेगा, उसको पे ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि विद इन सिटी के अंदर ही उसका वो पेमेंट उसको लेना है इसके लिए। तो ये 2 चीज़ हो गई, डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर या तो बैंकर्स चेक। अब तीसरा जो है वो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RTGS। ये हम लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं और बैंक के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। When an RTGS member bank transfer money to any other RTGS member bank anywhere in India, this method is called RTGS. मेरा अकाउंट अगर HDFC बैंक में है और मुझे जिसको पैसा भेजना है उसका अकाउंट अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो पहले तो दोनों जो बैंक जो है वो RTGS फैसिलिटी जो है उसके पास अवेलेबल होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ईच ऑफ द RTGS मेंबर बैंक ब्रांच इज आइडेंटिफाइड थ्रू IFSC कोड। तो जो मेंबर ब्रांच, RTGS की मेंबर ब्रांच बनी, ये दोनों HDFC बैंक और दूसरी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये दोनों RTGS की मेंबर ब्रांच बनी। तो जितनी भी ब्रांच है वो सभी ब्रांच को RTGS का एक IFSC कोड दिया गया। उनको क्या दिया गया है, IFSC कोड दिया गया। IFSC कोड जो होता है उसके ऊपर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी बैंक है और उसकी कौन सी ब्रांच का ये पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट आई है, उससे हमको पता चलेगा। हमको तो नहीं पता चलेगा लेकिन बैंक को पता चलेगा। इट इज़ एन 11 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल कोड। ये जो IFSC कोड जो होता है वो 11 डिजिट का होता है। कितने डिजिट, 11 डिजिट होता है। उसमें अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों इंक्लूड होते हैं। इसका फ्रेंड्स एक फंडा भी है इसके अंदर, जो 11 डिजिट होते हैं उसके अंदर जो 5th डिजिट जो होता है, IFSC कोड का जो 5th डिजिट जो होता है वो चाहे कोई भी बैंक हो, चाहे कोई भी बैंक की कोई भी ब्रांच हो, सबका 5th डिजिट जो होगा वो 0 होता है। कौन सा क्या होता है, वो 5th डिजिट जो होता है वो हमेशा 0 होता है। IFSC code is provided by the IDRBT Institute for the Development and Research on Banking Technology। और ये IFSC कोड जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, IDRBT जो है
वो प्रोवाइड करता है जो हैदराबाद के अंदर है। आरटीजीएस अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम एनी बैंक इन इंडिया। आरटीजीएस एक ऐसी मेथड है मनी ट्रांसफर करने की जो इंडिया के अंदर कोई भी बैंक किसी भी ब्रांच के अंदर तुरंत उसका पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। In this method, the amount is debited or credited as per the real time and as per the gross settlement। और इस मेथड के अंदर रियल टाइम यानी कि कुछ ही मिनटों के अंदर वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तुरंत ही उसका अमाउंट का सेटलमेंट हो जाएगा, यहाँ से पैसे कट जाएंगे और उसके पैसे उसके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। In RTGS method, money from the account of an account holder of a bank is transferred to the account of the account holder of the another bank in India। जो ट्रांसफर करना चाहता है उसके अकाउंट में से जिसके अकाउंट में वो ट्रांसफर करना चाहता है उसके अकाउंट के अंदर वो मनी ट्रांसफर हो जाएगा। द ट्रांजेक्शन इज नॉट डन इन कैश, और यहाँ पे कोई कैश का ट्रांजेक्शन नहीं होगा, सीधा ये बैंक अकाउंट में से पैसा कट जाएगा और उसके अकाउंट के अंदर सामने वाली पार्टी के अकाउंट में सीधा वो पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कैश उठाना और देने जाने का ये रिस्क भी नहीं रहेगा। सो बोथ द सेंडर एंड द बेनिफिशियरी नीड टू हैव IFSC कोड। तो भेजने वाला और रिसीव करने वाला दोनों को IFSC कोड होना चाहिए। तो IFSC कोड किसका होगा, ब्रांच का होगा यानी बैंक का होगा। फॉर द डिपॉजिट ट्रांजेक्शन ऑफ 2 लाख और मोर RBI प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू RTGS। जब RTGS का एक और ये नियम है, RTGS के अंदर अमाउंट जो ट्रांसफ़र करना है यानी अगर हमें किसी को पेमेंट करना है तो 2 लाख या 2 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन है तो ही हम लोग उसको RTGS के थ्रू कर सकते हैं। 2 लाख से कम की अगर अमाउंट है तो हम लोग उसको RTGS नहीं कर सकते। इन दिस मेथड द अमाउंट इज डेबिटेड इन द अकाउंट ऑफ द रिसीवर ऑन द सेम डे एज सुन एज द बैंक रिसीव्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेंडर। इस मेथड में क्या होता है RTGS के अंदर कि ये जो अमाउंट जो है वो डेबिट हो जाता है और रिसीवर के अकाउंट के अंदर तुरंत ही वो डिपॉजिट हो जाएगा, सेम डे वो अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे ही बैंक को इसका इंस्ट्रक्शन मिलेगा सेंडर की तरफ से वैसे तुरंत ही उसके अकाउंट के अंदर ये पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। एन अमाउंट ऑफ 2 लाख और मोर इज ट्रांसफर्ड थ्रू RTGS। इन दिस मेथड कमीशन इज चार्ज फ्रॉम द सेंडर ऑफ द मनी एंड रिसीवर इज नॉट चार्ज एनी कमीशन। जो भेजने वाला है उसके ऊपर उसकी बैंक उसको चार्ज लेगी, कमीशन लेगी, लेकिन जिसके अकाउंट में वो डिपॉजिट हो रहा है उसकी बैंक या हम लोग उसके पास से कोई कमीशन चार्ज नहीं कर सकते। ये हो गया RTGS। अब आते हैं हम लोग नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो होता है NEFT। ये सेम चीज़ है जैसा RTGS था, सेम चीज़ NEFT में होगा। RTGS में क्या होता था, 2 लाख एंड अबव हम लोग भेज सकते थे, NEFT के अंदर हम लोग बिलो 2 लाख हम लोग भेज सकते हैं। यानी कि अगर हमें 2 लाख से कम किसी को भेजना है तो हम उसको NEFT करेंगे, 2 लाख से ज़्यादा हमको भेजना है तो RTGS करेंगे। लेकिन हाँ, RTGS में क्या था, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट था, यानी वो तुरंत उसके सेम डे उसके अंदर अकाउंट में सेटल हो जाता था। NEFT के अंदर ये चीज़ नहीं होगी। तो देखते ये क्या है, NEFT इज अ मेथड इन विच वन बैंक हैविंग NEFT मेंबरशिप ट्रांसफर्स मनी टू अनदर NEFT मेंबर्स बैंक इन द इंडिया। यानी वहाँ पे क्या होता था कि RTGS मेंबरशिप होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों ब्रांच को, दो बैंक को, अलग अलग दोनों बैंक है अगर तो दोनों बैंक NEFT मेंबर होनी जरूरी है। सेम थिंग वहाँ पे जो IFSC कोड था वो भी यहाँ पे भी IFSC कोड रहेगा, चाहे हम RTGS करें चाहे हम NEFT करें, IFSC कोड ब्रांच का एक ही रहेगा। जो ID RBT के जो जिसने दिया था वही कोड यहाँ पे इसका रहेगा। ID RBT जिसने हैदराबाद से जिसने बैंक को IFSC कोड जो प्रोवाइड किया वही कोड यहाँ भी NEFT के अंदर रहेगा। तो हर एक ब्रांच को एक IFSC कोड मिलता है, वही IFSC कोड से आप RTGS भी कर सकते हो और NEFT भी कर सकते हो। NEFT is also a type of just like RTGS. This arrangement is provided through online system. For this IFSC code is given in this system. There is no limit on minimum amount. नो लिमिट ऑन मिनिमम अमाउंट बोला है, यानी कम से कम कितना रुपये भेज सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भेज सकते हो, 2 लाख भेज सकते हो। मैक्सिमम 2 लाख कैन बी ट्रांसफर्ड इन बैच इन दिस सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए क्या है फ़र्क जो है RTGS और NEFT का, ये फ़र्क यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक बैच बनती है। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि अगर हम कोई पैकेजिंग का अगर हमारा कोई काम है तो एक बॉक्स जो बनेगा, एक बड़ा पैकेज हमको करना है, तो उसके अंदर सपोज के वो हमारी प्रोडक्ट है उसके 24 पैकेट अगर एक बॉक्स में आएंगे तब हम उस बॉक्स को पैक कर सकते हैं।
बाद में हम उसको पूरा पैकिंग करेंगे। समझ में आ रहा है कि 24 अगर हमारे कोई प्रोडक्ट की 24 अगर वो बॉक्स उसमें हम लोग एक साथ जमा करके उसका एक बड़ा कार्टून बनाते हैं, तो जब 24 प्रोडक्ट पूरी अंदर आ जाएगी, बाद में ही हम वो पूरा कार्टून को पैक कर सकते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे भी इसी तरह से होता है, एक बैच बनती है, यानी कि सर्टन अमाउंट अगर वो बैच के अंदर जमा होगी, बाद में सबका अमाउंट एक साथ रिलीज किया जाएगा। RBI is setting transaction on hourly basis. In this system, money is credited to receiver's account on the same day or within 48 hours. यानी कि इसमें क्या होगा कि जब बैच कंप्लीट होगी, यानी कि एक बॉक्स जो रखा गया है, यानी कि एक बोला गया का ये बैच के अंदर इतना अमाउंट कंप्लीट जब सबकी यानी इतनी सब रिक्वेस्ट आएगी, वो सारी रिक्वेस्ट जमा होकर अगर सर्टेन इतनी अमाउंट हो गई, बाद में वो सारा पेमेंट एक साथ रिलीज होगा और जिसको ट्रांसफर करना है उसके अकाउंट में वो सब एक साथ क्रेडिट होगा। तो जनरली ये सेम डे ही हो जाता है आरटीजीएस की तरह, लेकिन हो सकता है ये सेम डे ना भी हो, तो लेकिन इसको मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर तो ये हो ही जाएगा। हियर ट्रांजेक्शंस आर सेटल्ड बैच वाइज थ्रू DNS, यानी कि डिफरेंट नेट सेटलमेंट। यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन होगा वो बैच वाइज होगा, यानी एक बैच जब कंप्लीट होगी, वो बैच कंप्लीट होने के बाद ही वो अमाउंट रिलीज करेगी, तब तक उसको रिलीज नहीं करेगी। मैक्सिमम 10 ट्रांजेक्शंस कैन बी देयर इन वन बैच। एक बैच के अंदर कितने होंगे, 10 ट्रांजेक्शन। यानी अगर मेरी ब्रांच, अगर एक HDFC ब्रांच है, HDFC बैंक के ऊपर अगर आप NEFT करवाने के गए, तो वैसे अगर 10 NEFT अगर उसके पास जमा होंगे, तब वो 10 NEFT का ट्रांजेक्शन का अमाउंट एक साथ फिर सबके अकाउंट में जाएगा, तुरंत के तुरंत वो नहीं जाएगा। तो जब तक वो 10 ट्रांजेक्शन उसके पास NEFT के नहीं आते, उस बैंक पे उस ब्रांच का तो नहीं होता, लेकिन उस बैंक पे जब तक 10 ट्रांजेक्शन नहीं आते, तब तक वो ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे ही 10 ट्रांजेक्शन उसके पास आ जाएंगे NEFT के, तब वो एक साथ सबका पेमेंट हो जाएगा। यानी कि वो ट्रांजेक्शन की एंट्री तो कर देंगे बैंक वाले, लेकिन वो रिलीज कब होगा, जब 10th ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के बाद वो अमाउंट रिलीज होगा। अब हम लोग देखते हैं IFSC कोड क्या है। IFSC code, all NEFT banks are identified through IFSC code, which is in an alphanumerical combination of 11 digits. In this method, commission is charged from the sender, but in case of inward NEFT, the receiver is not charged any commission. NEFT के अंदर भी सेम थिंग है, वही 11 डिजिट का IFSC कोड जो RTGS में था, वही कोड इसका भी रहेगा, बरोबर है। वही 11 डिजिट का होगा, अल्फा न्यूमेरिकल होगा, 5th डिजिट होगा वो 0 होगा, ये कंपलसरी है। जो सेंडर होगा उसके पास से बैंक कमीशन लेगी, जो रिसीवर होगा उसके पास से कोई कमीशन लेने में नहीं आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या है, टू NEFT ₹50,000 बाई कैश और लेस मनी कैन बी NEFT बाई, or ₹50,000 or less money can be NEFT by depositing cash in bank, and facility of NEFT is available to working customer from all NEFT member branch of the bank। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिए क्या बोलते हैं यहाँ पे। ये कि अगर किसी व्यक्ति का कोई बैंक में अकाउंट नहीं है और अगर उसे किसी को ट्रांसफ़र करना है, तो पहली बात तो वो NEFT कर सकता है, और NEFT भी कितना अमाउंट 50,000 तक ही वो कर सकता है, 50,000 से ज़्यादा तो वो कैश में नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे सेम थिंग क्या हो जाएगी, डिमांड ड्राफ्ट की तरह ही हो जाएगा। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट में क्या है कि बैंक आपको डिमांड ड्राफ्ट देगी, फिर आप उस पार्टी को डिमांड ड्राफ्ट देंगे, वो पार्टी उसकी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराने का, वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मेरा अकाउंट नहीं है तो मैं बैंक पे गया, कोई भी बैंक पे जाऊँगा, मुझे किसी को पेमेंट करना है अगर अप टू 50,000, तो मैं उसको कैश में NEFT करवा सकता हूँ। तो मैं वहाँ पे जो उसका फॉर्म होगा वो फॉर्म फिलअप करूँगा, यानी मुझे किस पार्टी को पेमेंट करना है, उसका नाम, उस पार्टी की बैंक का पूरा डिटेल, यानी उसका कौन सी बैंक में अकाउंट है, उसका अकाउंट नंबर, उसका IFSC कोड, वो सब मैं उसमें डिटेल फिलअप करूँगा। अमाउंट लिखूंगा, अप टू 50,000 है तो जो अमाउंट 50,000 तक में मुझे भेजनी है वो मैं उसमें लिखूंगा, प्लस उसका कमीशन जो होगा वो भी मैं उसमें ऐड करूँगा, और वो फॉर्म फिलअप करके मैं बैंक को दूंगा। अब बैंक क्या करेगी, मुझे उसका पैसा मुझसे टोटल मांगेगी, मैं उसको पैसा दे दूंगा, तो वो रिक्वेस्ट डाल देगी बैंक। अब रिक्वेस्ट डालने के बाद क्या होगा, जो NEFT का जो 10 ट्रांजेक्शन का जो बैच है, जब वो कंप्लीट होगा तो सामने वाली पार्टी को वो मिल जाएगा। तो फ़र्क सिर्फ इसमें इतना है, आपको अगर RTGS करना है तो आपके पास बैंक अकाउंट होना ज़रूरी हो गया, NEFT करना है तो भी आपके पास बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है
तो अगर आपको पैसा किसी को ट्रांसफ़र करना है तो आप अप टू 50,000 का NEFT कैश के ज़रिए आप लोग करवा सकते हैं। ये आपको अच्छी तरीके से आपको ये दिमाग में ये बात को उतारनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, क्योंकि ये सभी बैंक को ये जो नियम जो है, ये रूल है, वो एप्लीकेबल है ये वाला। अब नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। A businessman holding a current account with the bank, when the facility to withdraw more money than the credit balance of this account is security given, then it is called overdraft, बैंक ओवरड्राफ्ट। पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है। तो अगर एक बिजनेसमैन जो है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मेजोरिटी हमको करंट अकाउंट में ही मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे हमारे ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा होते रहते हैं। तो क्या हुआ कि अगर किसी पार्टी को पेमेंट करने की बात आई, अगर मेरे अकाउंट में जनरली पैसा पड़ा रहता है, लेकिन अभी मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं और मुझे किसी पार्टी को 11 लाख रुपए पेमेंट करना है, तो यहाँ पे बैंक मेरा ट्रांजेक्शन रोकेगी नहीं, वो 11 लाख रुपए पेमेंट रिलीज कर देगी वो। तो 10 लाख रुपये पड़े थे और 11 लाख का पेमेंट कर दिया, तो 1 लाख रुपए बैंक ने क्या किया, मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी मुझे। अब ये 1 लाख रुपए मुझे, जो मेरे पास जब भी पोजीशन होगी तब मैं उसको डिपॉजिट करवा दूंगा। बिजनेस है तो ट्रांजेक्शन तो होते रहेंगे, तो जैसे ही वो 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट होगा तो उसके ऊपर जो भी उतना टाइम के लिए, जितने दिन या उतने टाइम के लिए मैंने 1 लाख रुपये इस्तेमाल किया बैंक का, उसके ऊपर मुझसे कमीशन या इंटरेस्ट या चार्ज मुझसे ले लेगी और मेरा ये ओवरड्राफ्ट कंप्लीट हो जाएगा। द businessman may get overdraft on the self guarantee or the securities as a guarantee of the others. The interest is to be paid only on the overdraft amount, so the maximum amount sanctioned for the overdraft may be more. इंटरेस्ट क्या होगा, यहाँ पे हमारे पे किया जाएगा, यानी हमसे चार्ज लिया जाएगा। अब ओवरड्राफ्ट ऐसे ही है कि किसी भी बिजनेसमैन को ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं भी मिल जाएगी। उसके लिए क्या है कि पहले हमारे ट्रांजेक्शन्स ऐसे होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसी बैंक में से हम लोग ट्रांजेक्शन करते होने चाहिए। हमारा ट्रांजेक्शन का अमाउंट भी बड़ा होना चाहिए और ट्रांजेक्शन के साथ साथ हमारे अकाउंट में इतने रुपए पड़े भी रहने होने चाहिए, यानी सर्टेन अमाउंट हमारी उसके अंदर बैंक में पड़ी रहती होनी चाहिए। तब बैंक भी एक सोचेगी कि हाँ भाई ये जेन्युइन पार्टी है, इसके अकाउंट के अंदर इतने पैसे पड़े रहते हैं और इसके रेगुलर ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, तो वो बैंक भी हमको एक लिमिट देगी। यानी हमें भी बैंक के साथ मिलके हमको सोचना है कि हमको ऐसा कभी होता है, कंडीशन ऐसी आ जाती है, तो हमें कितनी फैसिलिटी चाहिए। तो अगर सपोज़ के हमने करंट अकाउंट खोला और हमने बोला कि हमें 5 लाख की हमको बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी चाहिए, तो बैंक हमारे ट्रांजेक्शन्स देखेगी और उसके बाद फिर हमें बोलेगी हाँ ठीक है, आपको 5 लाख की आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। तो अब जब बैंक ने बोल दिया कि 5 लाख की फैसिलिटी मिलती है, तो अगर अब मेरे पास 10 लाख पड़े और मुझे अगर किसी को 16 लाख पेमेंट करना है, तो फिर बैंक वो 16 लाख पेमेंट रिलीज नहीं करेगी, क्योंकि बैंक ने फैसिलिटी कितनी दी मुझे, 5 लाख की दी है, यानी कि जो अमाउंट है उससे ज़्यादा 5 लाख रुपए ही मुझे मिलेगी। हाँ, अगर 13 लाख या 14 लाख की अगर ये किसी को पेमेंट करना होता, 10 लाख पड़े हैं तो ये 4 लाख या 3 लाख रुपए जो ज़्यादा चाहिए थे वो बैंक यहाँ पे देगी एज अ लोन, शॉर्ट टर्म लोन हो गई है हमारे लिए। तो ये यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। फिर उसके बाद है कैश क्रेडिट। द लोन प्रोवाइडेड टू द बिजनेसमैन फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ हिज बिजनेस कंसिडरिंग द स्टॉक एंड ड्यू कलेक्शन ऑफ द मनी इज कॉल्ड कैश क्रेडिट। अब कैश क्रेडिट जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट के जैसा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है। थोड़ा चेंजेस में क्या होगा, यहाँ पे जो होगा, जो बिजनेसमैन जो होगा वो अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए ये यहाँ पे लोन लेना चाहता है, और किसके गारंटी में, अगेंस्ट में ले रहा है, ये अपने स्टॉक के ऊपर, यानी उसके पास जो स्टॉक पड़ा रहता है, जो एवरेज स्टॉक पड़ा रहता है, उसके बिहाफ के ऊपर बैंक इसको यहाँ पे कैश क्रेडिट की फैसिलिटी इसको देगी। In this kind of loan, the stock of goods remain under the hypothecation of the bank. कैश क्रेडिट की जब फैसिलिटी मिलेगी, तो कैश क्रेडिट की फैसिलिटी के अंदर जो उसके पास जो एवरेज गुड्स जो पड़ा रहता है, जिसका उसने बैंक को गारंटी दी होगी कि हाँ मेरे पास एवरेज इतना स्टॉक पड़ा रहता है, तो वो जो गुड्स होगा उसके ऊपर उसका हाइपोथिकेशन होगा, यानी जब तक वो फैसिलिटी यूज़ करेगा तब तक वो गुड्स जो होगा वो किसके अंडर में रहेगा, बैंक के अंडर में रहता है, यानी रहेगा उसी के बिजनेस के स्पॉट के ऊपर ही रहेगा, लेकिन हाइपोथिकेशन है। जैसे हमने व्हीकल में देखा था, इसी तरह से यहाँ पे बताया जाएगा, यहाँ पे पता चलेगा कि ये बैंक की भी इसके ऊपर हक रहेगा अगर वो पैसा जमा नहीं करता है। तो
The rate of interest is paid by the business units according to the amount and the time used for the loan as decided earlier. इसके अंदर जो अमाउंट जो है वो भी पहले से डिसाइडेड होगी और उसका जमा करना यानी रिटर्न करने का भी टाइम उसके अंदर फिक्स होगा कि इतने टाइम में आपको ये पैसा डिपॉजिट भी करना होगा इंटरेस्ट के साथ। तो ये सब चीज़ पहले से ही ऑलरेडी डिसाइडेड होगा। ये हो गया कैश क्रेडिट। अब एक और फैसिलिटी है हमारी लोन। द मेन फंक्शन ऑफ अ बैंक इज टू रिसीव डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड लोन। सबसे मेन फंक्शन क्या है? टू बोरो, टू एक्सेप्ट मनी एंड लेंड मनी, बराबर। द बैंक रिसीव्स डिपॉजिट एट लोअर रेट एंड प्रोवाइड्स लोन एट हायर रेट। बैंक डिपॉजिट्स को लोअर रेट के ऊपर एक्सेप्ट करती है एंड लोन हायर रेट के ऊपर प्रोवाइड करती है। द बैंक प्रोवाइड्स लोन टू द क्लाइंट बिजनेसमैन इन डिफरेंट वेज। अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों को ये लोन प्रोवाइड करते हैं। द बैंक प्रोवाइड्स लोन टू द कस्टमर्स ऑफ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स लाइक बाइंग ए हाउस, बाइंग फर्नीचर, रिनोवेशन ऑफ हाउस, बाइंग ए व्हीकल और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर बिजनेस। तो इन सभी प्रकार के लोन्स मिलती है। इफ द एडवांस इज फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड द अमाउंट रिपेमेंट इज पेड फुल्ली एट ए टाइम और एट ए रेगुलर इंस्टॉलमेंट देन इट इज कॉल्ड एज लोन। यानी जो एडवांस जो दिया गया है लंबे समय के लिए उसका पेमेंट एक साथ आने वाला है या तो इंस्टॉलमेंट में आने वाला है, उसको बोलते हैं लोन। In order to secure the loan amount, the bank keeps the immovable property of the clients as mortgage. जो सिक्योरिटी पर्पज से क्या होता है, बैंक जब इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी जो प्रॉपर्टी को हम लोग घुमा नहीं सकते, यानी कि बिल्डिंग है, बराबर है, फिर लैंड है, फिर मशीनरी है जिसको हम लोग घुमा नहीं सकते, बराबर, तो उसको क्या करेंगे, मॉर्गेज करेंगे, यानी कि उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो बैंक अपने पास एज ए गारंटी रखेगी। सच लोन इज रीपेड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ द सैंक्शनिंग लोन। जब लोन पास होगी है तो उसका जो टर्म होगा यानी कितने समय के लिए ये लोन दी जा रही है वो भी उसी वक्त यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि कौन कौन सी सर्विसेज जो है बैंक हमको प्रोवाइड करती है, यानी अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है, चाहे वो सेविंग अकाउंट वाला हो चाहे वो करंट अकाउंट वाला हो, किसी को भी बैंक बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। वो हमने यहाँ पे आज देखा इस वीडियो के जरिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आपका क्वेश्चन मुझे कमेंट के जरिए पूछिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भी आपके रिव्यूज़ मुझे कमेंट के जरिए भेजिए। फ्रेंड्स हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग लेंगे जो है कि ई बैंकिंग। ई बैंकिंग ये अंदर क्या क्या आता है, कोर बैंकिंग है, फिर ई बैंकिंग है यानी कि इंटरनेट बैंकिंग आएगा, और मोबाइल बैंकिंग है, उसको हम लोग कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।